हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिसर्स पॉइंट। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में देखा था कि किसने इसकी डिस्कवरी की थी, उनकी हिस्ट्री जानी थी ओवरऑल अगर देखा जाए तो, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो है, आप जाके देखो। और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले आप एक काम करो, ये स्क्रीनशॉट लेने वाला काम कंप्लीट करो, फिर हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। मैं लिखूंगी, फिर वापस से टाइम लगेगा, इससे अच्छा आप स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? अब चलो इसके बारे में हम देखते हैं। लास्ट टाइम हमने ये तो देखा था कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। आज हम क्या बात करने वाले हैं? ओवरऑल देखें तो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताएगा कि किसी भी जो अपनी एटम होता है ना, एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, कहाँ कहाँ वो प्रेजेंट होते हैं, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। जैसे कि मान लो कि उसकी लोकेशन क्या है। जैसे कोई भी इंसान है, कहीं रह रहा है, मान लो पूरी अर्थ के ऊपर अपन देखें तो वो अर्थ पे रह रहा है। अर्थ में जैसे मान लो मेरी लोकेशन की बात करें तो मैं अर्थ पे रह रही हूँ। अर्थ में कहाँ पे? इंडिया के अंदर। इंडिया में कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। तो इस तरीके से राजस्थान में भी जैसे सिक्कर के अंदर भी इंस्टीट्यूट के अंदर हूँ मैं ना, तो ये एक मेरी पर्टिकुलर लोकेशन हो गई। वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी जो होते हैं ना, वो एक लोकेशन रखते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन का हम पता करें। देखो, अगर अपन ऐसे थ्योरेटिकली चलेंगे तो है ना, आप भी थोड़ा बोर हो जाओगे। तो आज हम है ना थोड़ा कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, लेकिन अपनी लैंग्वेज में, थोड़ी सी देसी लैंग्वेज में पकड़ने की कोशिश करते हैं टॉपिक को। ठीक है? जैसे मान लो सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में ये क्या है? सेल्स। न्यूक्लियस में ये क्या है? सेल्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, लाइक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, मुझे क्या करना है ना, यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन देखनी है। लाइक और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन मुझे पर्टिकुलर इस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन देखनी है। तो देखो, इस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन देखने के लिए हम क्या करेंगे ना, क्वांटम नंबर का सहारा लेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे एन की। एन हमें क्या बताता है? सेल के बारे में बताता है कि कौन से नंबर का सेल है। लाइक नंबर 1 का सेल है, नंबर 2 का है कि नंबर 3 का है। ठीक है? तो एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, पीछे आपके स्लाइड के अंदर था। यह हमें क्या बताएगा कि कौन से नंबर के सेल में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं एल की। एल हमें इंफॉर्मेशन देता है सब सेल, मतलब एक कक्षा है, एक सेल है, उसको भी डिवाइड किया गया है सब सेल में। अब वो कितने तरीके के होते हैं? जैसे एल का हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि 0 की जो वैल्यू होती है वो एस के लिए होती है, 1 जो वैल्यू होती है वो पी के लिए होती है, 2 जो वैल्यू होती है वो डी के लिए होती है। ठीक है? ये एल की वैल्यू है, और ये जो एल है ना वो स्मॉल लेटर में दिखाए जाते हैं। ठीक है? अब इसके आगे अगर हम देखें तो बात होगी कि ये जो सब सेल है वो डिवाइड करते हैं किसमें? जैसे मान लो एस में मैं बात करूं तो कितने डब्बे हैं देखा जाए तो इसके अंदर डब्बे मतलब ऑर्बिटल के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं। ऑर्बिटल के लिए हम देसी वर्ड में बोलेंगे डब्बा, कि कितने डब्बे इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है? जैसे मान लो अगर एस की मैं बात करूँ, आपको याद होना चाहिए बेटा, और यहाँ से ना आपके क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट टाइम भी आया था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। पहली बात, ये स्मॉल लेटर में दिखाए जाते हैं। अब क्या होगा? एस मतलब है कि इसमें कितने डब्बे हैं, तो एस में कितना डब्बा होगा? 1। पी की अगर मैं बात करूं तो पी में कितने होंगे? 3। हर बार हर एल के साथ डब्बों की संख्या बढ़ती जाएगी। कितनी बढ़ेगी? 2 से बढ़ेगी। पी डी इज 5। नेक्स्ट एफ की अगर बात करूं तो कितने डब्बे आएंगे बेटा? 7। अब देखो, सबसे पहले हमने बात करी सेल की कि कौन से नंबर का सेल है। अब वो सेल डिवाइड होगा सब सेल में, मतलब इसी के अंदर एग्जिस्ट करेगा एस, पी, डी, एफ। इनके अंदर ये सारे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अब इस सब सेल के अंदर भी डब्बे डिवाइड होंगे, उन डब्बों में इलेक्ट्रॉन होगा प्रेजेंट। ठीक है? अब यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये सेल सब सेल में डिवाइड हुआ, अब इसके अंदर है इलेक्ट्रॉन। ठीक है? अब देखो, 2 क्वांटम नंबर हमने देख लिए। अब थर्ड की बात करते हैं एम की।
ये हमें बताता है कि डब्बों का ओरिएंटेशन क्या है। देखो इसका थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन आ गया था, आपसे पूछा गया था m की वैल्यू पूछ लेगा, लिटरली किसी में इलेक्ट्रॉन फिल करके m की वैल्यू पूछ लेता है, या फिर कोई डायग्राम देके आपसे ये पूछ लेगा कि क्या इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर s की बात करें तो s में जो m की वैल्यू आती है वो आती है 0। p की अगर हम देखें तो देखो m की वैल्यू निकालने का एक सिंपल फंडा है, क्या करो ना, बीच वाले को 0 दे दो, स्टार्टिंग को माइनस और फिर +1 बढ़ाते चलो। ये किसकी वैल्यू बताता है हमें? m की। लाइक अगर ये p की बात हो रही है, d की बात करेंगे तो क्या करेंगे, 5 सब सेल्स बनाओ, मतलब 5 डब्बे बनाओ, ऑर्बिटल बनाओ 5, ठीक है। और अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरें, देखिए बीच वाले को क्या करेंगे 0, आगे वाले को क्या करेंगे माइनस में बढ़ाते हुए चलेंगे, और इसके राइट वाले को क्या करेंगे +1 से बढ़ाते हुए चलेंगे। तो मिड वाले को दिया 0 वैल्यू, यहाँ पे -1 -2, और यहाँ पे +1 से बढ़ाते हुए चलो, +1 +2। f के अंदर भी ऐसे ही करना है, सब में ऐसे ही बात करनी है। देखो बेटा इस टॉपिक में हम ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन जो पर्पस है ना वो है इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना, तो आपको इसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी m की वैल्यू। हमें देखा जाए तो इसने क्या बताया, ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन बताई कि किस तरीके से जो ऑर्बिटल है वो क्या है, ओरिएंटेड है। अब देखो नेक्स्ट आता है s की वैल्यू, स्पिन, ठीक है। अब स्पिन क्या होती है, देखो हमने अर्थ देखा है, अर्थ क्या करती है, अर्थ की जब अपन मूवमेंट देखते हैं तो कैसे होती है, लाइक बीच में सन है, अर्थ उसके चारों तरफ मूव करती है, ठीक है। जब मूव कर रही है तो इससे क्या बदल रहे हैं, सीजन बदलते हैं ना अपने, जैसे विंटर आता है, समर आता है ना, वैसे क्या होता है इसके साथ साथ। और जो अपनी अर्थ है वो कैसे घूमती है, खुद के ही एक्सिस पे भी रोटेट होती है, जिससे दिन और रात होता है ना, अर्थ खुद के एक्सिस पे भी रोटेट करती है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ तो रोटेट करता ही करता है, इसके साथ साथ खुद की एक्सिस पे भी रोटेट करता है। अब जो इलेक्ट्रॉन का रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, आप इमेजिन कर पा रहे हो, यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस है, फिर यहाँ पे सेल है, सेल डिवाइड है सब सेल में, सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसी है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, इस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है क्लॉकवाइज तो यहाँ पे क्या होगा, s की वैल्यू आएगी +12, और अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी बेटा, -12। ये सारा फॉर्मेलिटी का काम था जो हमने देख लिया। अब देखो, अब इसी के ऊपर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हुए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इनका पता होना चाहिए, n l m का और l का, इसका s का पता होना चाहिए, क्योंकि अब जो हम आगे रूल्स पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिक्स हैं, उसी से हम इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में एंटर करेंगे, इसलिए थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जरूरी था। बाकी टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है ना। अब देखते हैं अपन आगे। नेक्स्ट देखो, अब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन को फिल करना है हमें। इसके लिए आपके 3 थ्योरी दी गई थी। नंबर 1 थी सबसे इंटरेस्टिंग, इसमें आपके क्वेश्चन बनता है, पता होना चाहिए आपको, ऑफ-बाउ। इसका मतलब होता है टू बिल्ड या फिर कंस्ट्रक्शन, टू बिल्ड या कंस्ट्रक्शन। किसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एटम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वो उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होके क्या करेगा, एक जैसे मान लो बिल्डिंग बनती है तो ईंटें रखी जाती है, सीमेंट भरी जाती है, फिर धीरे धीरे करके बिल्डिंग बनती है। वैसे अपन ने क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रखा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब रख के क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो नींव रखी गई है, ठीक है, उसके बेस पे जैसे इसका नाम है। और यहाँ से अब क्वेश्चन क्या आता है, आपके पास ऑप्शन आएंगे और ये पूछा जाएगा कौन सी थ्योरी है जो साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, ठीक है। अब देखो ये जो ऑफ-बाउ है ना, ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है टू बिल्ड, ये मीनिंग के बेस पे दी हुई थ्योरी है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है अच्छा खासा, साइंटिस्ट का नाम पूछ लेंगे, बोल देंगे कौन सी थ्योरी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, यहाँ से ही डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपके। अब देखो ऑफ-बाउ ने क्या बोला, सिंपल सा, याद ही नहीं करना कि क्या बोला उसने, बस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। कोई भी इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी मान लो दुनिया में अगर हमारी बात करें तो हम क्या चाहते हैं, जैसे मान लो आप हो, अब आप मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हो, क्यों जाना चाहते हो, जिससे कि आपके लाइफ में क्या है, पैसा है,
ठीक है, आप पैसे कमाओ, आप एक पोजीशन कमाओ, इसलिए आप स्ट्रगल कर रहे हो। अब देखो स्ट्रगलिंग फेज में आप क्या हो, अनस्टेबल हो देखा जाए तो। अभी आप एग्जाम दोगे, उसके बाद क्वालिफाई होगे, उसके बाद इंटरव्यू दोगे, आपको कॉलेज मिलेगी, तो अभी आपकी स्ट्रगलिंग फेज है, मतलब आप स्टेबल नहीं हो। लेकिन हर इंसान मूव करना चाहता है स्टेबिलिटी की तरफ, ठीक है, तो आप भी इसी चीज का ट्राई कर रहे हो। वैसे ही आउबाउ ने बात करी कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कैसे भरे जाते हैं, स्टेबिलिटी बोल दूं या फिर लो एनर्जी बोल दूं। इलेक्ट्रॉन सब सेल्स में इस तरीके से भरे जाएंगे कि उनकी जो एनर्जी है वो क्या रहे, लो रहे, लो एनर्जी से भरे जाए। तो इसके लिए इन्होंने एक रूल दिया N+L। आ गया ना काम में, बस यही काम में लेना था। इन्होंने बोला कि N+L की वैल्यू जो है ना वो क्या होनी चाहिए, लो। जितनी ज़्यादा लो होगी वो पहले भरा जाएगा, फिर जैसे जैसे एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी या जैसे जैसे N+L की वैल्यू बढ़ेगी, लो एनर्जी का मतलब है N+L की वैल्यू, लो एनर्जी टू हाई एनर्जी की तरफ हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी का पता कैसे चलेगा, N+L के रूल से। N+L की वैल्यू जितनी लो होगी वो उतना ही ज्यादा स्थायी होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में भरा जाएगा। और अगर मान लो N+ लो, अभी आपको ये ना एग्जैक्ट याद करना है, एक्चुअली ये जो ऑर्डर है तो एग्जैक्ट याद करना है कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है लो एनर्जी टू हाई एनर्जी। कैसे देखते हैं, N+L लो से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या आता है कि अगर N+L भी क्या हो गया, सेम हो गया किसी एटम का, तो हम कैसे भरेंगे फिर इलेक्ट्रॉन, फिर हम देखेंगे ओनली N के बेस पे, ओनली N चेक करेंगे, ठीक है। बस इतना सा लो था। आउबाउ ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग के बारे में बताया है, किसके बेस पे, लो एनर्जी के बेस के ऊपर। अब वो लो एनर्जी का कैसे देखेंगे हम, N+N से, N+L से और ओनली N से। अब लाइक एग्जाम्पल देखते हैं हम, ठीक है, और फिर मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, वो आपको करना है। जैसे मान लो मेरे पास है 3D और 4s, ये एक एग्जाम्पल है। अब हमें देखनी है कि इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन से सेल में जाएगा, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। इसका N क्या है बेटा, 3, और L की वैल्यू क्या है, 2, ओवरऑल कितना आया, 5, ठीक है। 4 के लिए अगर हम देखें तो 4, N की वैल्यू 4, S की वैल्यू 0, देन इक्वल टू 4। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिल करूंगी तो सबसे पहले किस में करूंगी, इस 5 वाले में करूंगी, 4 वाले में। तो देखो N+L की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4s में, देन जाएगा 3D में। इस तरीके से इसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब चलो एक एग्जाम्पल लिखो और आपको वो करना है। यहाँ पे है 2s, 4d, 3p। फाइव p, 3s, 2s, इन दोनों को करते हैं। चलो आप ट्राई करो, खुद की कॉपी में कोशिश करो लिखने की, N+L की वैल्यू निकालो, देन अप्लाई करो इसको। कर लिया सबने, चलो हम करते हैं। देखो N की वैल्यू क्या है, यहाँ पे N की वैल्यू 2 और S के लिए L की वैल्यू क्या आती है, 0, इसलिए वो आपको स्टार्टिंग में स्लाइड वगैरह वो समझाई गई थी, ठीक है। इस तरीके से काम आएगी वो। तो इसकी वैल्यू आती है 2, यहाँ पे देखें तो 4 + 2 = 6। 3p के लिए 3 + 1 = 4। अब N+L की वैल्यू जो लो होगी वो क्या आएगा, पहले आएगा। तो पहले मैं नंबरिंग किसकी करूंगी, पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे हम, 2s में, फिर 4 आ रही है ना, 3p, देन 4d। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, समझ में आ गया ये, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ये। चलो एक क्वेश्चन लिखो और काफ़ी अच्छा है वो। अब देखो इसमें अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग किस तरीके से होगी, चलो इसको मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले हम N की वैल्यू देखेंगे 4, L की वैल्यू 2, वैल्यू आती है N में 6। यहाँ पे देखो
5 प्लस 1 इक्वल टू 6। अब जब दोनों बराबर हो गए तो सेकेंड रूल क्या बताया था अबाउ ने, क्या बोला था, किसके बेस पे करेंगे, n के बेस पे। n की वैल्यू लो होगी उसको क्या करेंगे बेटा, पहले रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू लो किसकी है, 4d की, तो 4d पहले आएगा किससे, 5p से। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे अपना अबाउ रूल खत्म होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम चलो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ही देखते हैं नेक्स्ट डायरेक्ट। अब जो आगे रूल आने वाले हैं वो मैं आपको उसी पे बता दूंगी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करना स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको क्या करते हैं, हाफ बाउ के जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है वो थोड़ा सा क्या टिपिकल मेथड पड़ता है, हम थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं। आपको बस एज इट इज लाइन याद करनी है उसकी, ठीक है। फिर आपको जैसे आप लेफ्ट टू राइट लेके आते हो, राइट टू लेफ्ट लेके आते हो तीर को, वो नहीं करना पड़ेगा, आपको बस डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब देखो ऑर्डर कैसे पकड़ना है इसका, सबसे पहले एस, नेक्स्ट एसपी, एसपी। अब देखो अब जब नया डी आएगा वो क्या करेगा, अंदर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ नहीं, ठीक है। एस डी पी, हर एक चीज दो दो बार रिपीट होगी, केवल एस एक बार आएगा, एस पी आ गया। अब नेक्स्ट आएगा एस डी पी। अब आ रहा है नेक्स्ट एफ, एफ इसकी भी अंदर की तरफ, एस एफ डी पी। अब देखो अब इसकी सेल की नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। पी कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं होता, जैसे एस 1 से स्टार्ट हुआ है, पी उससे एक एक्स्ट्रा से स्टार्ट होगा, लाइक 2p 3p 4p 5p 6p। डी कहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे कि एस स्टार्ट होगा 1 से, पी स्टार्ट होगा 2 से, डी स्टार्ट होगा 3 से और एफ स्टार्ट होगा 4 से, ठीक है। तो चलो अब डी कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से, 3 4 5, एंड एफ कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से। अब आपको इसके अंदर कुछ भी याद नहीं करना, एज इट इज इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही लिखा जाता है एज इट इज। लेकिन आपको याद क्या करना है कि इसका ऑर्डर जितना आप अच्छे से याद कर लोगे ना उतनी ही जल्दी निकाल पाओगे, ना आपको ये बनाना पड़ेगा ना तीर बनाना पड़ेगा। एटलीस्ट 30 तक इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ना आना चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ तक का याद कर लो, आप यहाँ तक याद कर लो 3D तक, यहाँ तक का ऑर्डर अगर आपको याद होता है तो आप बहुत फटाफट इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, आपको चलाना कैसे, जैसे मान लो अब हम इसके ऊपर एग्जांपल लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। हाँ, अब देखो इसको अप्लाई कैसे करना है। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दे दिया हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में क्या होता है, 1 क्या होता है, इलेक्ट्रिक विन्यास, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है। अब ये जो 1 है ये क्या है, एग्जैक्टली प्रोटॉन के नंबर है, ठीक है। ये जो अपन लिखते हैं ना ये इलेक्ट्रॉन के नंबर नहीं है। आधे से ज्यादा बच्चों को ये डाउट रहता है कि इलेक्ट्रॉन के नंबर होते हैं, नहीं, ये नंबर होते हैं प्रोटॉन के। इसका ऑर्डर आपको सीक्वेंसली याद करना है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऐसे करते करते आपको 30 तक तो एटलीस्ट याद होने चाहिए, वो आपके काम आते हैं, ठीक है। अब जैसे 1s है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास अपन ने कहाँ से स्टार्ट किया था, 1s फिर sp, ये सब लिखा था। आप इसे पीछे करके देख लीजिए वीडियो के अंदर कैसे किया गया था। पहला किस में आएगा इलेक्ट्रॉन, 1s में, ये लो 1s में आया। अब जैसे कि हमने डब्बे बनाए थे, ये डब्बे, एक डब्बा s का, फिर p का बनाया था, 3 बनाए थे p में, है ना, फिर डी में कितने बने थे, 5। अब देखो हर एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। इसके बारे में बताया था पाउली ने। नेक्स्ट जो रूल है वो है पाउली। क्या बोलते हैं पाउली जी ने, क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो हम फिल कर रहे हैं, ठीक है, इनकी 2 बातें की गई थी कि किसी भी एक डब्बे के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कहानी ये है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर किसी जगह पे मौजूद होगा ना, तो उसकी NLMS में से
एक ना एक वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन की चारों ये जो अपन ने वैल्यू निकाली थी वो सेम आ जाए। ये किसने बताया था? पाउली ने बताया था। इसी के बेस पे यहां से मतलब कंक्लूजन भी निकल के आता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। जैसे कि एग्जांपल लेके चलेंगे हम। पाउली की ये वाली बात आप याद रखना, क्या चीज? NLMS नेवर बी सेम फॉर एनी इलेक्ट्रॉन। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम। जैसे मान लो अब यहाँ पे S में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1 आएगा हाइड्रोजन के। अगर हाइड्रोजन का एक डब्बा है तो इसमें एक एट टाइम कितने आ सकते हैं? 2 भी आ सकते हैं, पर 3 कभी नहीं आ सकते, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हीलियम की। हीलियम में कितने होंगे? 1s2। ये बेटा ये ऑर्डर को साथ लेके चलो जो कि मैंने आपको बताया था, है ना। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। एटलीस्ट यहां तक आपको याद होना चाहिए, 3d10 तक, ठीक है। अब इसमें कैसे भरे गए होंगे इलेक्ट्रॉन? इस तरीके से, ठीक है। अब तक अपने पास क्या रूल आया? केवल पाउली। आव भाव हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आगे एक और रूल आने वाला है, उसके आने से पहले कहानी बना लेते हैं पहले तो। फिर 3 किस में होगा? लिथियम में। लिथियम में कैसे भरेंगे? 1s2। नेक्स्ट कहाँ पे आ गया? ये देखो नेक्स्ट ये था 2s2 और 2p। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1s2, 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन है। एक s में कितने आ सकते हैं? 2। फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? सेकंड सेल में आएगा, क्योंकि इसके पास तो 2 ही रह सकते हैं, 2 जने आ सकते हैं, तो 3 कभी नहीं आएंगे, ठीक है। किसने बताया था? ये पाउली ने बताया था, 2s2। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेरिलियम की। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 4। कैसे फिल करेंगे? 1s2, 2s2, ठीक है। कैसे बढ़ जाएगा? इस तरीके से। ये दोनों 1s है, ये 1s और ये 2s फिल हो गए। अब देखो बोरोन 5 है, बोरोन, तो इसमें कैसे भरेंगे? 1s2, 2s2, 2 कंप्लीट हो गया। हर एक s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। p में कितने आ सकते हैं एट ए टाइम? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। p में कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो अभी कितना पढ़ना है हमें? देखो 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट बचा 1 इलेक्ट्रॉन। कहां पे डाल दें हम? 2p1 में। अब आता है कार्बन के अंदर थर्ड लो। थर्ड लो क्या है अपना? देखो अब हम बात करते हैं कार्बन की, विच इज 6। कैसे होगा? 1s2, 2s2, p में एट ए टाइम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। तो 2 भी किस में आएगा? p में आएगा, 2p2। अब आती है स्टोरी। किसकी स्टोरी आती है? हुंस सर की। क्या बोला उन्होंने? देखो जब तक हम बोरोन भर रहे थे क्या हुआ? बोरोन में क्या है? हम सिर्फ वैलेंस वाले लेते हैं। वैलेंस मतलब बाह्यतम कक्षक के, या फिर बाह्य जो आउटर सेल होता है ना, सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है। तो 2s2, 2p। आउटर सेल क्या है? 2 है। ये सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है ना अपन को, तो 2 सेल है। चलो इसकी बात करते हैं। जब हमने बोरोन में इलेक्ट्रॉन फिल किए थे ना, तो क्या हुआ? देखो 2s2 के तो अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन आ गए थे। फिर जब हमें p में इलेक्ट्रॉन डालना था तो इस तरीके से आ गया, ठीक है। लेकिन अब जब हमें कार्बन में इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो अब यहाँ पे स्टोरी आती है कि चलो s की बात तो हो गई। कौन से की? 2s की बात तो हो गई। लेकिन जब 2p में इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे तो कार्बन के 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो किस तरह भरें? इलेक्ट्रॉन हम इस तरीके से भरें p में, या फिर इलेक्ट्रॉन हम इस तरीके से भरें, या फिर इलेक्ट्रॉन हम इस तरीके से भरें। सिर्फ p की बात कर रहे हैं अपन, है ना। या फिर इलेक्ट्रॉन हम इस तरीके से भरें, या फिर इलेक्ट्रॉन हम इस तरीके से भरें। कैसे इलेक्ट्रॉन भरें, इस पे बात आती है। तो हुंस ने यहाँ पे जो थ्योरी आई थी, कार्बन से स्टार्ट हुई थी, किसकी हुई थी? हुंस की।
हुंस ने क्या बोला कि कभी भी इलेक्ट्रॉन भरते टाइम सबसे पहले वो क्या करेगा, एक ही मतलब उसकी स्पिन क्या होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन करके भरेंगे, उसके बाद उसकी पेयरिंग करवाएंगे। सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे जितने उसमें आ सकते हैं, जैसे कि मान लो अगर 3 आ सकते हैं तो तीसरा मैं यहाँ डालती, उसके बाद में पेयरिंग करती। ठीक है, तो पहले ही पेयरिंग नहीं होती है, तो ये चीज क्या हो गई, गलत। स्टार्टिंग में पेयरिंग नहीं होगी। सबसे पहले क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड का ऑक्यूपाई करवा देना है सारे ऑर्बिटल्स के अंदर, उसके बाद उसकी क्या करवानी है, पेयरिंग करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रखे हैं, तो ये वाली चीज सही है। अब यहाँ पे दोनों ही रूल हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। हुंस ने तो ये बात बोल दी कि अब सब पहले हम अनपेयर्ड नहीं कर सकते, पहले हम पेयरिंग नहीं करवा सकते। इसके साथ साथ पाउली रूल का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पाउली का रूल भी ब्रेक ना हो, हुंस का भी ना हो, और हाफ बाउ का रूल भी ब्रेक ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पाउली ने तो सिंपल बोला था कि कुछ भी हो, कभी भी एन एल एम एन की वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सेम नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट आनी चाहिए। भले एक ही चीज अलग आए, भले स्पिन ही अलग क्यों ना आए, लेकिन डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये तो डिफरेंट ही है। अगर हम एम की वैल्यू देखें इस इलेक्ट्रॉन के लिए तो वो तो है -1 और यहाँ पे 0। चलो n तो सेम है, 2 की बात कर रहे हैं हम, n सेम है लेकिन एक वैल्यू डिफरेंट आ गई, तो ये भी क्या है, करेक्ट। ये इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, करेक्ट है। इसकी बात करें तो अच्छा ये उल्टे अजीब से दिख रहे हैं तो क्या करेक्ट नहीं होंगे, लगा लो अपना। पहली बात हुंस रूल लगाओ। हुंस रूल ने क्या बोला था भाई, पहले तुम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में भरो, उसके बाद उसकी पेयरिंग करवाओ। ठीक है, और उसने एक बात और बोली थी कि जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा और भी डेप्थ में बट आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि सिमेट्री मिलती है उसके अंदर। ठीक है, तो अब इसके अगर अंदर बात करें तो क्या है, 2p ये लो, इसका n भले ही सेम है, l भी क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है, लेकिन चेंज क्या हो गई, ये देखो फिर से वही m की वैल्यू। तो ये रूल भी क्या है, वैलिड, सॉरी 0 जो होता है वो प्लस माइनस में नहीं होता। ठीक है, तो क्या हो गई, m की वैल्यू भी क्या हो गई, चेंज हो गई, तो ये भी वैलिड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे भी इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर सकते हो। इसमें देखो, इसमें फिर से वही बात कि m की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो ये भी सही है। सब कुछ सही है, बस ये सही नहीं है, पहले पेयरिंग करवाया हुआ। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमने तीनों रूल्स देख लिए। हमने ये भी देख लिया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ऑर्डर कैसे चलने वाला है। अब मैं आपको इसका पूरा 30 तक एलिमेंट्स का बता देती हूँ। उसके अंदर आपको क्या करना है बेटा, ऑर्डर है ना एज इट इज याद करना है। ठीक है, ऑर्डर आपको एज इट इज याद करना है। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन, हीलियम। चलो मैं सामने लिख देती हूँ ना, इसमें टाइम लगने वाला है और इतना 1 सेकेंड। आप ये समझ लेना कि ये प्रोटॉन के नंबर हैं, प्रोटॉन के नंबर। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, आपको 30 तक याद होने चाहिए। अब जब मैं बोल रही हूँ तो मेरे साथ साथ रिपीट करो। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, साथ साथ बोल रहे हो ना, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। अब देखो यहां तक का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको करवाया था, वीडियो के अंदर हमने देखा था ना। क्या किया था, वो जो मैंने टेबल बनवाई थी sp वाली, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करना है, ये वाली sp sp sdp, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन फिल करना है 1 2 3 4 2 3 3 4, बस इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते जाओ। जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करें तो क्या आएगा, 1s1, हीलियम में 1s2, लिथियम में 1s2। नेक्स्ट क्यों, क्योंकि इसमें s ब्लॉक के अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो नेक्स्ट क्या स्टार्ट होगा, p। ठीक है, 1s2 2s2, एक मिनट 3 है ना इसमें, 1s2 2s1, बेरिलियम में 1s2 2s2, बोरोन में 1s2 2s2 2p1, और कार्बन में 1s2 2s2 2p2।
अब इसके नीचे वाले सारे आपके होमवर्क है। देखो यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से अप्लाई करके फिल करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। ओके, फिर से हम इसके लिए एक वीडियो बना देंगे, लेकिन इसका आंसर हम क्लियर करेंगे। तो आप अपने तरफ से अपने घर पे ट्राई करना, नहीं आता तो हम देखते हैं। ठीक है, 15 तक आ गया। अब देखो जो डिफरेंस आता है ना वो कहाँ आता है, जो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। बेटा ये आपको सीक्वेंस में पता होना चाहिए क्योंकि आपके प्रोटॉन के नंबर है। ठीक है, ठीक है। आपको देखो अब याद किसका करना है, 16 का भी सेम चलने वाला है, 17 का भी एज इट इज चलने वाला है, इसका भी एज इट इज, इसका भी एज इट इज। आपके एक्सेप्शन आएगा क्रोमियम में। चलो सबसे पहले इसका लिख ही लेते हैं। एक सेकेंड, हमने क्या क्या लिख लिया था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। एक सेकेंड, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इन सब का एज इट इज चलने वाला है। जैसे कि आपके सारे इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन इसमें चेंज किस में आएगा। देखो एक्सेप्शनल केस है, जैसे मान लो ये आपको याद होना चाहिए, ये आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। लाइक क्रोमियम की हम बात करें तो होना क्या चाहिए था, 24 है, फिलिंग करके देखो, SP, SDP, यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 24 भरने हैं, 2, ये कितने हो गए, यहाँ तक आते आते 10, यहाँ तक आते आते 18। अब देखो एक चीज़ और, इलेक्ट्रॉन भरने का एक पैटर्न और होता है जो मैं आपको अभी बताऊंगी, एंड में बताती हूँ। ठीक है, 18, यहाँ पे क्या आएगा, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये आना चाहिए था क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D4 होना चाहिए था। ठीक है बेटा, इन बाकी सब क्या ना एज इट इज है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसलिए मैं ये नहीं करवा रही हूँ, लेकिन जो एक्सेप्शनल केस है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो क्या आना चाहिए था यहाँ पे, 4s2, हाँ एक पैटर्न और बता देती हूँ इसी के साथ में आपको। जब अपन 18 तक आते हैं तो 18 में कौन एग्जिस्ट कर रहा है, आर्गन। तो एक तरीका और होता है कि आर्गन को हम एज इट इज लिख दें, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम सिर्फ इनर्ट गैस को ही लिखा जाता है, ऐसे हर किसी एटम को नहीं लिखा जाता। आप क्लोरीन को नहीं लिख सकते, सिर्फ इनर्ट गैस को। क्यों, क्योंकि जब अपन बना रहे हैं 2, 8, 18, 36 ये जो आ रहे हैं, ये क्या है, इनर्ट गैस का वो है, प्रोटॉन नंबर है इनर्ट गैस के। ठीक है, जिसको अपन एटॉमिक नंबर भी बोल रहे हैं। तो इनर्ट गैस का ही यहाँ लिखा जाता है सबसे पहले। तो अब ऐसे लिखते क्या हो गए, 18 तक इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, क्योंकि पूरा लिखेंगे ना तो जगह कवर करता है, इसलिए ये इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है, अब बच्चे कितने, 4s2 3d4, यहाँ पे ये आना चाहिए था 4s2 3d4 क्रोमियम का, लेकिन ये नहीं आके क्या हो गया ना, गलत। इसीलिए यहां से क्वेश्चन आता है, आप सारा सॉल्व करोगे क्वेश्चन आ जाएगा क्रोमियम से, तो ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ना होके आएगा आर्गन 4s1 3d5। याद करो, याद करो किसका रूल, किस रूल की मैं बात कर रही हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करना। ठीक है, बताना कि किस रूल की वजह से ऐसा हुआ है। उन्होंने क्या बोला था कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे कि अगर मैं 4s2 में अगर इलेक्ट्रॉन भरती तो मैं ऐसे फिल करती, D है तो 5, 1 2 3 4 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आते। क्या ये हाफ फिल हुआ,
नहीं। तो ये क्या करेगा क्रोमियम, हर कोई स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है, तो क्रोमियम क्या कर सकता है, सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड हो जाए तो इसके सेल्स कैसे हो गए, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हो जाएंगे, हाफ फिल्ड। इसीलिए ड्यू टू स्टेबिलिटी क्या करेगा, ये स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, जंप करेगा। भाई स्टेबिलिटी के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, तो ये नहीं करेगा क्या। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हाफ फिल्ड हो जाते हैं, और जैसे ही हाफ फिल्ड होंगे क्या अचीव करेंगे, स्टेबिलिटी। इसलिए यहाँ चेंज आता है। अब ऐसा ही एक चेंज आता है कॉपर में। कॉपर में क्या होना चाहिए था, होना ये चाहिए था ऑर्गन, और उसके बाद 29 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 4s2 3d10 सॉरी 3d9 29 है ना इसमें, 4s2 3d9 होने चाहिए थे। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए तो क्या हो जाएगा, फुल फिल्ड। इसीलिए इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ये ना होके क्या हो जाता है बेटा, आर्गन 4s1 3d10। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, सिर्फ ये जो टेबल है जो हमने आपको बनाई थी, ट्रिक बताई थी ना, इसको याद करना है। इसके बाद ये जो एटम्स हैं इनका सीक्वेंस याद करना है, और इलेक्ट्रॉन फिलिंग आपको आ जाएगी। सिर्फ ये 2 टॉपिक करने से इलेक्ट्रॉन फिल करना आप सीख जाओगे, ठीक है। लेकिन इन 2 एक्सेप्शन को आप याद करना, 24 को और 29 को, और जो बाकी मैंने होमवर्क दिया है उसको घर पे करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू।